Hello guys, good morning to all. My name is Shivam Tyagi. Welcome to Study Funda. So here is the complete newspaper analysis of 22 March 2021. Let's start the session. Our first news is सेंटर वन ऑफ कोविड-19 स्पाइक एट कुंभ। अब आपको पता है कि कुंभ मेला चल रहा है। पहली बात तो कहाँ चल रहा है, तो अभी हरिद्वार में चल रहा है। पहली चीज़ तो आपको ये ध्यान होनी चाहिए, कहाँ चल रहा है, तो हरिद्वार में हो रहा है। तो इसमें बहुत ज़्यादा केसेस आ रहे हैं। रोज डेली जब चेक हो रहा है तो 10 से 20 लोगों को कोविड-19 आ रहा है, मतलब वही कोविड वायरस आ रहा है। तो आपको जो पता होना चाहिए, पहली चीज़ तो ये जो कुंभ मेला है वो हमारी यूनेस्को की साइट में, मैं कल आपको बताया था, यूनेस्को की इंटेंजिबल साइट है। यूनेस्को इंटेंजिबल साइट है ऑफ ह्यूमैनिटी। मैं कल भी आपको दिखाया था और आज मैं बता रहा हूँ। कल किसके लिए बताया था? कल नवरोज फेस्टिवल था, आज जो है वो कुंभ मेला, ये भी यूनेस्को में आता है। पहली चीज़ तो ये, वे कुंभ मेला जो है वो 4-4 साल के बाद 4 जगह लगता है, मतलब हर साल एक जगह लगता है। जैसे एक बार हरिद्वार पे लगता है, एक बार हमारा प्रयागराज में लगता है, एक बार हमारा उज्जैन में लगता है, एक बार हमारा नासिक में लगता है। तो ये 4 जगह हैं जहाँ पे लगता है। अलग अलग नदी हैं, हरिद्वार में गंगा, प्रयागराज में गंगा, यमुना और सरस्वती, उज्जैन में शिप्रा नदी, और नहीं हाँ, उज्जैन में शिप्रा और नासिक में गोदावरी नदी। तो ये चारों नदी का नाम भी पता होना चाहिए, कभी कभी नदी का नाम भी पूछ लेता है। 4 साल में एक बार लगता है हर जगह, एक चीज़ ये हो गई। फिर और इससे जो सवाल बनता है, बस यही सब सवाल बनते हैं कुंभ मेले से। जो 2019 का कुंभ मेला था उसको गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दिया गया क्योंकि उसने सबसे बढ़िया क्राउड मैनेजमेंट करके दिखाया था। क्राउड मैनेजमेंट सबसे अच्छा हुआ था। फिर दूसरा उसे मिला था वेस्ट डिस्पोजल के लिए, अच्छा हुआ था, वेस्ट डिस्पोजल के लिए भी उसे मिला हुआ है। और एक उधर पेंट माई सिटी करके एक प्रोग्राम था, जहाँ पेंट की गई थी पूरी सिटी को, तो पेंट माई सिटी। इन 3 चीज़ के लिए 2019 का जो प्रयागराज में जो हुआ था सबसे बड़ा था वो, उसे सैटेलाइट से भी देखा जा सकता था, इतना बड़ा था। तो उसमें क्राउड मैनेजमेंट बहुत अच्छे से हुआ था। तो इन 3 चीज़ के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी नाम दर्ज है। तो जो भी सवाल कुंभ मेले से बन सकते थे मैंने सारे आपको बता दिए। आगे चलते हैं। ईरान डील कुड बी रेस्क्यूड बाय द आईएईए। ये रोज आता है। आईएईए की फुल फॉर्म पहले याद कर लीजिए, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। तो ईरान, आपको पता है जैसे कि ईरान और यूएस की डील थी, जिसे हम JCPOA भी बोलते हैं या उसे हम ईरान न्यूक्लियर डील भी बोलते हैं। इसकी फुल फॉर्म क्या है? जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन या ईरान न्यूक्लियर डील। इसमें यह बोला गया था कि यूएस जो है वो ईरान के ऊपर से सारे सैंक्शन हटा लेगा अगर ईरान जो है, ईरान में आपको पता है यूरेनियम पाया जाता है जिससे हम न्यूक्लियर का सारा प्रोग्राम बनाते हैं। भले आपको न्यूक्लियर बम बनाना हो या न्यूक्लियर रिएक्टर बनाओ, उसके लिए यूरेनियम चाहिए होता है। तो ईरान के अंदर बहुत ज़्यादा यूरेनियम पाया जाता था। तो यूएस ने ईरान से बोला कि आप यूरेनियम कम निकालिए, आप इतना नहीं निकालिए, तो हम क्या करेंगे, हम आपके ऊपर सैंक्शन जो हमने लगा रखे हैं वो सब हटा देंगे। तो यूएस ने ऐसा पहले बोला था, लेकिन ट्रम्प साहब आए तो ट्रम्प साहब ने कहा कि हम इस डील को नहीं मानते, इस डील से हम बाहर निकल जाएंगे। उन्होंने आईएई का हवाला दे दिया था कि आईएई की रिपोर्ट हमारे पास आई है कि आपको जितना यूरेनियम निकालना चाहिए आप उससे ज़्यादा निकाल लो। तो इसके देखते हुए बाहर हो गया था। लेकिन अब जब बिडेन साहब आए तो बिडेन साहब चाहते हैं कि दोबारा ये डील जो है साइन हो जाए। तो इसी के लिए आईएई का दोबारा हवाला दिया जा रहा है कि इन्हें ईरान की डील को बस अब यही लोग बचा सकते हैं। अगर ये रिपोर्ट दे देते हैं कि ईरान जो है वहाँ से ज़्यादा यूरेनियम नहीं निकाल रहा है, जितना वो कहा गया उतना ही निकाल रहा है, तो डील जो है वो साइन हो जाएगी, वरना नहीं होगी। इसे आईएई को अपॉइंट किसने करा? तो एनपीटी ने, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी होती है, इसने अपॉइंट करा था आईएई को। तो अब आईएई के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। देखिए, सबसे पहले इसकी यूएन की है, ये पहली चीज़ तो ये यूएन की है आईएईए। इसको हम वर्ल्ड का न्यूक्लियर वॉचडॉग कहते हैं। ये देखती है हर देश को कि ये किस देश में कितना न्यूक्लियर चीज़ है, यूरेनियम कितना है, कितने न्यूक्लियर बम है, कितने न्यूक्लियर रिएक्टर हैं, सब देखती है। इंडिया इसका मेंबर है, तो हाँ, इंडिया इज़ अ मेंबर ऑफ आईएईए। पहला सवाल तो ये हो गया। इसे ये भी बोला जाता है। और ये जो अपनी रिपोर्ट है वो यूएनजीए और यूएनएससी दोनों को सबमिट करती है। यूएनजीए को भी, जो जनरल असेंबली उसे भी, और यूएनएससी मतलब सिक्योरिटी काउंसिल को भी। इसका हेडक्वार्टर यहाँ नहीं लिख रहा है, इसका हेडक्वार्टर जो है वो वियना ऑस्ट्रिया में, याद रख लीजिएगा, वियना ऑस्ट्रिया में। हेडक्वार्टर ही ज़्यादातर पूछा जाता है। खासकर जो एनटीपीसी के जो पेपर हो रहे हैं उसमें तो जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है ना, सबका हेडक्वार्टर पूछ डाला वो, किसी में किसी का, किसी में किसी का। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। वियना ऑस्ट्रिया याद रखिएगा। इसका काम बस यही है कि न्यूक्लियर वॉचडॉग, और कुछ काम नहीं है। यूएन की एजेंसी है ये, और याद रख सकते हैं। आगे चलते हैं। हाउ टू ट्रीट अनपेड वर्क। ये छोटा सा एडिटोरियल है, मैं आपको समझा देता हूँ, बहुत डिटेल में जानने की जरूरत नहीं है, नॉट दैट इंपॉर्टेंट। ये बोला गया जो हमारी माता बहनें जो घर पे काम करती हैं, वो उनको तो हम कोई सैलरी देते ही नहीं है, जबकि वो तो 24 घंटे 365 दिन काम करती हैं, लेकिन उनको कोई सैलरी नहीं मिलती। तो इसको एडिटोरियल लिख रहा है कि इस अनपेड वर्क को हम कैसे करें। सरकार भी उनको कोई सैलरी वगैरह नहीं देती है,
तो सरकार को क्या करना चाहिए? तो सरकार पैसे नहीं दे सकती, वो हम समझते हैं, क्योंकि उसके पास फाइनेंशियली इतना अच्छा नहीं है सरकार। लेकिन क्या क्या कर सकती है कि आप इंप्रूव कर सकते हो टेक्नोलॉजी को, जैसे बेटर फ्यूल प्रोवाइड कर सकते हो, जैसे पीएम उज्ज्वला योजना के तहत सबको सिलेंडर दे रही है सरकार। फिर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड कर सकते हो, अच्छा पानी दे सकते हो, और उन्हें शिफ्ट कर सकते हो मेन स्ट्रीम में। कैसे? जैसे कभी चाइल्ड को खिलाने के लिए कोई चीज़ चाहिए, चाइल्ड केयर में चाहिए, या कोई सिक है या डिसेबल पर्सन है, उसके लिए किसी सहायता के लिए कोई सी महिला की जरूरत है, तो उसे मेन स्ट्रीम में आप ऐसे ला सकते हो। या हेल्थ एंड ट्रांसपोर्टेशन में आप उनका यूज़ कर सकते हो, या जो भी है मतलब हाउस वर्क या किसी में भी उनको मेन स्ट्रीम में लाया जाए, ताकि वो अनपेड वर्क से या अनपेड लेबर से उन्हें पेड लेबर बनाया जा सके। क्योंकि अभी तो घर पर काम करती हैं तो उन्हें इस बात का मेहनतान तो मिलता नहीं है, जबकि सबसे ज़्यादा काम लेडीज़ करती हैं। तो इस एडिटोरियल में बस इतना ही था, आप इस फैक्ट को कहीं भी यूज़ कर सकते हैं, अपने काम का नहीं है वैसे ज़्यादा। आगे चलते हैं। अ होम वर्कर एज अ सिंबल ऑफ आत्मनिर्भर मिलिट्री प्राइम मिनिस्टर। तो हमारे लिए जो ये तो बिल्कुल ही इंपॉर्टेंट नहीं है क्या हो रहा है, ये सब इलेक्शन आ गया तो सब अब होगा। तो हमारे लिए जो है ये अहोम वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने मॉडर्न हिस्ट्री या स्पेक्ट्रम अच्छे से पढ़ी होगी तो आपने एक रिबेलियन का नाम पढ़ा होगा, अहोम रिबेलियन, सॉरी अहोम रिबेलियन। तो आपको पता होना चाहिए कब ये कहाँ का है, तो बस इतना याद होना चाहिए, अहोम रिबेलियन जो है आसाम का है। बस इससे ज़्यादा और कोई सवाल नहीं बनेगा। लेकिन जितने भी रिबेलियन इन्हें बोलते हैं रिबेलियन अपस्प्रिंग बोलते हैं कि अपराइजिंग, हाँ अपराइजिंग, अपस्प्रिंग बोल रहा हूँ, अपराइजिंग बोलते हैं। सॉरी पेन बंद हो गया, 1 मिनट। हाँ अपराइजिंग बोलते हैं। तो जो रिबेलियन हुए थे, जितने भी अपराइजिंग है, अहोम, खासी और भी बहुत हैं, तो आप उन सबको अच्छे से पढ़िएगा। बस इतना पढ़िएगा कि वो किस ईयर में हुए हैं ये भी जान सकते हैं, और किस रीजन में हुए हैं, बस ये जानना है। तो अहोम वाला मैंने बता दिया आसाम में हुआ है। प्लीज़ ये आपकी स्पेक्ट्रम में लिख रहा है, अच्छे से लिखा हुआ है, तो भी आप जाके पढ़ सकते हैं। आगे चलते हैं। सुप्रीम कोर्ट वॉक्स अ टाइट रोप ओवर वैकेंसी। तो ये क्या सिस्टम है, ये रोज क्यों ऐसे आता है? तो अभी मैं बताऊं चाहूँगा, जो हमारे सीजीआई हैं, जो बोबड़े साहब हैं, वो रिटायर हो जाएंगे 1 महीने के अंदर। तो नए सीजीआई को अपॉइंट करने के लिए अभी से प्रक्रिया चालू हो गई है। तो उसके लिए वही कोलिजियम सिस्टम बनाया गया है। कोलिजियम सिस्टम की बात की गई है कि कोलिजियम सिस्टम से इसमें थोड़ी ट्रांसपेरेंसी नहीं है, ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए, अपने किसी काम का नहीं है, अपने काम का है कोलिजियम सिस्टम। वो मैं बता देता हूँ क्या। देखिए, सबसे पहले कोलिजियम सिस्टम क्या होता था। सबसे शुरुआत में क्या था कि सीजीआई जो साहब थे वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को बोलते थे कि आप इन जज को या इन जज को आप सीजीआई बना दीजिए। जो रिटायर्ड सीजीआई होते थे वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को बोलते थे कि आप इस जज को सीजीआई बना दीजिए, या इन जज को हाई कोर्ट का जज बना दीजिए, या इन जज को सुप्रीम कोर्ट का जज बना दीजिए। ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को एडवाइस देते थे। तो पहला जज केस हुआ, 3 जज केस हुए याद रखिएगा। फर्स्ट जज केस हुआ, उसमें यह बोला गया कि कंसल्ट जो कंकरेंस है, पहले तो ये जो स्टेटमेंट था उसमें लिखा गया था कि कंकरेंस है, मतलब जरूरी है, होना ही होना चाहिए, परमिशन लेनी चाहिए। लेकिन जब फर्स्ट जज केस हुआ तो उसमें यह बोला गया कि कंकरेंस का मतलब ऐसा नहीं है कि मानना ही मानना है। कंकरेंस का मतलब है कंसल्टेशन। आप चाहो तो आप पूछ सकते हो, आप चाहो तो ना पूछ सकते, आपकी मर्जी है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की मर्जी है कि वो चाहें तो सीजीआई से पूछें, ना चाहें तो ना पूछें। ये बात हो गई थी फर्स्ट जज केस में। सेकंड जज केस में इसका एकदम उल्टा हो गया। उन्होंने बोला कि ये कंसल्टेशन का बात नहीं है, आपको कंकरेंस है, मतलब जो सीजीआई बोलेंगे आपको उनका पूछना ही पड़ेगा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को, सीजीआई की, तभी काम चलेगा। ये हो गई दूसरे जज केस की बात। तीसरे जज केस हुआ, फिर तीसरा जज केस हुआ, उसमें ये बोला कि आपको कंकरेंस मतलब पूछना तो है ही, प्लस आपको 4 जो सीनियर मोस्ट जज होंगे सुप्रीम कोर्ट के, उनसे आपको और पूछना पड़ेगा। मतलब 5 कौन कौन हो गए, एक तो हमारा सीजीआई हो गए, 4 हमारे जज हो गए। ये 5 लोग जो हैं ये मिलके एडवाइस देंगे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को, और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को इनकी बात माननी पड़ेगी। मतलब कंकरेंस भी हो गया, प्लस 4 जज की एडिशनल रिक्वायरमेंट भी हो गई। तो ये थर्ड जज केस की बात जो है वो अभी तक चलती आ रही है। तो वो यहाँ लिख रहा है, A forum will decide on appointment transfer of judges comprised of चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और 4 सुप्रीम कोर्ट के जज होंगे जो डिसाइड करेंगे कि अगला सीजीआई कौन होगा। ये 5 लोग बताते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया साहब को, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट कर देते हैं। लेकिन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को उनकी बात माननी पड़ेगी, वो जिसको बोलेंगे। प्रेसिडेंट मियरली अप्रूव्स, बस वो अप्रूव कर देते हैं, जो सीजीआई बोलते हैं उन्हीं को। तो ये बात हो गई, ये होता है हमारा कोलिजियम सिस्टम। वहीं अगर हाई कोर्ट के वकील की बात होती है तो सीजीआई होता है, प्लस 2 और वकील होते हैं जो डिसाइड करते हैं। सुप्रीम कोर्ट के केस में 4 होते हैं। तो इसमें यही बात होती है कि कोलिजियम जो है उसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं है, लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी है, और इससे बर्डन बढ़ता है, और बहुत दिन तक हम अपॉइंटमेंट ही नहीं कर पाते हैं, लटके रहते हैं अपॉइंटमेंट जजेस के। तो आपने देखा होगा बहुत ज़्यादा हमारे कोर्ट्स हैं लेकिन इतने जजेस नहीं है। उसका रीज़न यही है कि कोलिजियम सिस्टम सही से काम नहीं कर रहा है।
तो ये छोटी सी बात थी, मैंने आपको बता दी, इससे ज़्यादा इसमें नहीं पूछा जाएगा। बस इन 3 जज का क्या क्या केस में क्या क्या हुआ था वो ध्यान होना चाहिए बस। आज का सवाल ये है कि सुप्रीम कोर्ट की रिट पिटीशन किस आर्टिकल में रखी गई है, और हाई कोर्ट की रिट पिटीशन, दोनों की रिट पिटीशन किस किस, आपको पहली बात पता होना चाहिए रिट क्या होता है। अगर नहीं पता है तो मैं कल बताऊंगा, जिन बच्चों को पता है तो आज कमेंट सेक्शन में बताएंगे सुप्रीम कोर्ट की और हाई कोर्ट की रिट पिटीशन किस किस आर्टिकल में दी गई है। ये आज का क्वेश्चन है। हम आगे चलते हैं। फिलीपींस एक्यूजेस चाइना ऑन इंकर्जन इन डिस्प्यूटेड सीज। तो ये तो रोज का ही मैटर हो गया है चाइना का। ये क्या मैटर है मैं फिर से बता देता हूँ। देखिए, ये हमारी है साउथ चाइना सी, जहाँ पे सारा डिस्प्यूट रहता है। ये तो हमारा चाइना वाला पार्ट हो गया, जो ऊपर आपको दिख रहा है चाइना वाला पार्ट हो गया, और ये इनकी ये सी है, ये सी की बात होती है। इसी को हम बोलते हैं साउथ चाइना सी। ये जो डैश डैश देख रहे हैं इसे बोलते हैं हम 9 डैश लाइन। यहाँ लिखा भी है 9 डैश लाइन। 9 डैश को बोलते हैं क्योंकि आप ये काउंट करेंगे तो 9 डैश ही है। तो इस 9 डैश को बताता है कि यहाँ तक जो है 9 डैश लाइन जहाँ तक है ये चाइना कहता है मेरा पार्ट है। अभी क्यों कहता है, इसके लिए आपको कुछ चीज़ समझनी पड़ेगी, मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए, मान के चलिए ये हमारी बॉर्डर है, ये इंडिया की हमारी बॉर्डर है। मान के चलिए इंडिया की ये बॉर्डर, यहाँ पे इंडिया की बॉर्डर खत्म होती है, यहाँ से पानी शुरू होता है। तो यहाँ से बॉर्डर से और पानी 12 किलोमीटर तक, 12 नॉटिकल माइल्स तक, इसको हम बोलते हैं टेरिटोरियल वाटर। फिर 12 नॉटिकल माइल से मतलब यहाँ से यहाँ तक, इसे भी 12 ही हो गया, यहाँ से यहाँ तक तो ये 12 नॉटिकल माइल हो गया। और अगर यहाँ से देखेंगे तो यहाँ से यहाँ तक 24 नॉटिकल माइल हो गया। तो इसको बोलते हैं हम कॉन्टिग्यूअस जोन। और यहाँ से टोटल यहाँ से यहाँ तक अगर ये ले लोगे तो इसको हम बोलते हैं 200 नॉटिकल माइल। यहाँ होता है EEZ। तो ये बात है, टेरिटोरियल वाटर में पूरा अधिकार होता है। आप कुछ भी चाहो, इंडिया का पूरे अधिकार है टेरिटोरियल वाटर में, जो चाहे वो कर सकता है। कंटिन्यूअस जोन में थोड़ा कम अधिकार होता है, इसमें केवल जो कस्टम वाले हैं उनको अधिकार होता है। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में आपको थोड़े ही 1-2 गिने चुने अधिकार होते हैं, लेकिन एक दूसरे के जो वाहन है, मतलब एक दूसरे की आर्मी इधर इन्फिल्ट्रेट नहीं कर सकती है। अप टू 200 नॉटिकल माइल कोई इसके अंदर प्रवेश नहीं कर सकता है, केवल इंडिया वाले ही रह सकते हैं, या जो अंदर आना चाहे वो परमिशन से आ सकता है। तो ये पूरी कहानी है। अब जो हुआ क्या मैं बता देता हूँ। अब मान के चलिए साउथ चाइना वाले तो इनका 200 नॉटिकल माइल होगा यहाँ तक, फिलीपींस वाले हैं इनका 200 नॉटिकल माइल होगा यहाँ तक, वियतनाम वाले इनका 200, क्योंकि इतना छोटा सी है तो इनका 200 नॉटिकल माइल जो है वो एक दूसरे को ओवरलैप करता है। तो इस साउथ चाइना सी में यही प्रॉब्लम आ रही है। अब चाइना वाला बोल रहा है कि हमारा 200 नॉटिकल माइल तो यहाँ तक है, तो ये पूरा एरिया हमारा हो गया। अब फिलीपींस वाले कह रहे हैं नहीं, हमारा भी तो 200 नॉटिकल माइल यहाँ तक है, तो ये तो हमारा एरिया हो गया। तो इसलिए वो सी बहुत छोटी है, जिस वजह से वो नॉटिकल माइल वाला सिस्टम वहाँ काम नहीं करता है। इसी वजह से यहाँ पे इतनी लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। इस पर ऑलरेडी बहुत ज़्यादा जजमेंट भी आ चुके हैं, लेकिन चाइना वाले किसी जजमेंट को नहीं मानते हैं। अपने काम का था वो मैंने समझा दिया आपको, और थोड़ा जो पता होना चाहिए वो इनके आइलैंड के नाम पता होना चाहिए। एक तो पार्सल आइलैंड पूछा जाता है, एक स्पार्टली आइलैंड। ये स्पार्टली आइलैंड बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। एक ये मिस्चीफ रीफ कहां पर है, स्पार्टली आइलैंड के अंदर ये कुछ रीफ हैं, इनका नाम भी याद रख सकते हैं, वूडी आइलैंड, ये पार्सल आइलैंड मैं आपको बता चुका हूं। तो ये पूरी न्यूज़ थी, मैंने अच्छे से आपको समझा दी। आगे चलते हैं। तो आज की न्यूज़ सारी कवर हो गई। आई होप यू लाइक माय लेक्चर। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, जो मेरे को चाहे तो फॉलो कर सकता है। ऑल्सो फॉलो स्टडी फन ऑन टेलीग्राम एंड इंस्टाग्राम। और जो बच्चे नए हैं वो सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, अच्छा लगेगा तो कमेंट भी कर सकते हैं। जो आज मैंने क्वेश्चन पूछा है कि रिट पिटीशन सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की किस आर्टिकल में लिखी गई है, उसका सब आंसर देंगे। सर पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। टेक केयर, बाय बाय।